सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो आपके रसोई से लेकर आपके दफ्तर के कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। युद्ध की जो आहट है उसकी मात्रा से वैश्विक बाजार कांपने लगता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच अब अगर और भयंकर युद्ध छिड़ता है तो कैसे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, कैसे समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की केबल कटने से पूरी दुनिया ब्लैक आउट में चली जाएगी और कैसे आपकी सुरक्षित मानी जाने वाली नौकरी पर तलवार लटक जाएगी। दरअसल तेल की बढ़ती कीमतें तो बस शुरुआत है। जब तेल महंगा होता है तो संचार के साधन ठप पड़ते हैं, तो सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कंपनियां अलग अलग उत्पादन बनकर अपना देती है, सप्लाई चेन टूट जाता है और निवेश रुक जाता है। इसका सबसे बुरा परिणाम होता है छटनी। युद्ध की आग में सिर्फ हथियार नहीं जलते, बल्कि करोड़ों लोगों का भविष्य और उनकी नौकरियां भी स्वाहा हो जाती हैं। आपको बताएं कि मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे डरावना सपना है। युद्ध की जो स्थिति है उसमें सबसे पहले निशाने पर होता है इंटरनेट। आज दुनिया का 95% डेटा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए चलता है। अगर युद्ध के दौरान इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, आपकी बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, सब कुछ एक झटके में ठप हो सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 1 महीने से जारी युद्ध के कारण तेल और गैस सप्लाई के बाद अब इंटरनेट पर भी असर पड़ने के हालात सामने आ गए हैं। लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई इंटरनेट केबल्स गुजरती है। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा कर दिया गया कि ईरान ने इन केबल्स को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी है। अगर ऐसा होता है तो भारत समेत कई देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। हम आपको चलिए बताएंगे कि अगर हालात बिगड़े तो कैसे तेल, रोजगार और डिजिटल दुनिया सब कुछ खतरे में आ सकता है। ये आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वॉर अगर लंबी चली तो दुनिया का क्या हाल होगा, क्या सर्वनाश होगा और इंटरनेट ठप होने से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तमाम देशों की चरमरा जाएगी। ये देखिए ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल इन देशों के पास है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर इन देशों के बीच युद्ध की समाप्ति नहीं होती है, मध्यस्थता नहीं होता है, समझौते पर बातचीत नहीं होगी, तो दुनिया को विषम परिस्थितियों से गुजरना होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि डिजिटल लॉकडाउन का भी जो समय है वो आ सकता है। हालांकि कई देशों में तो अब इवन ये भी जारी कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आप देख रहे हैं, लेकिन भारत इससे अछूता है क्योंकि हमारी सरकार तत्पर है। सबसे बड़ी बात, अगर समुद्र के नीचे बिछी ये तार को, जिसको लेकर ईरान धमकी दे रहा है कि इन केबल तार को अगर वो काट देगा तो दुनिया भर में इंटरनेट ठप हो जाएगा और इस युद्ध में सबसे बड़ा विनाश यही होगा और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो युद्ध से जुड़े जितने सवाल हैं उनके जवाब तलब करने की जो तैयारी है वो देखी जा रही है। हालांकि बार बार अमेरिका, इजराइल इस पर हामी नहीं भर रहा है। कुछ और आपको जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर जो हमारी चर्चा है, समंदर में बिछे इंटरनेट केबल कहां से गुजरता है, यह भी आपको हम समझाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। बता दें आपको 95% डेटा जो है, एक बार चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जानकारी सामने आ रही है। दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए समंदर में केबल्स बिछाई गई है। ये पहली जानकारी। आगे आपको बताते हैं कि समंदर में बिछे इंटरनेट केबल गुजरता है 95% डेटा। जी हाँ, ये जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है। इनके जरिए लगभग 95% ग्लोबल डेटा फ्लो होता है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए हमारी निर्भरता भी है। भारत के पास 14 लैंडिंग स्टेशन पर 17 एसी केबल्स हैं। हमारे देश की भी चर्चा इसमें हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए, इसी पर ईरान जो है वो धमकी देता नजर आ रहा है और भारत के पास भी हमने आपको स्थितियों को बता दिया। और जहां ये लैंडिंग स्टेशन चेन्नई, मुंबई, कोची और तूतीकोरन जगहों पर बने हुए हैं। ये जो लैंडिंग स्टेशन हैं ये भी हमने आपको नाम बता दिया कि कहां कहां पर बने हुए हैं भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर में बिछाई गई केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारी विध्वंस होगा और ये डरा देने वाली बात है। तो भारत के इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रूट से डाइवर्ट किया जा सकता है। हालांकि भारत के लिए राहत है कि भारत के इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रूट से जो है वो डाइवर्ट किया जा सकता है और इससे स्पीड पर असर पड़ेगा। उन रूट्स पर लोड पहले से ज्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर रूट को डाइवर्ट किया जाता है तो स्पीड्स पर असर पड़ेगा और रूट्स पर भी इसका दबाव बनता नजर आएगा। तो ये तमाम संभावनाएं हैं, तमाम पॉसिबिलिटीज हमने आपको बता दी जो इंटरनेट ठप होने से हो सकता है। और चलिए
चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनल में कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और वहीं अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। एम.के. अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आप तीनों का पैनल में, इंडिया न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद। और कर्नल सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा, ईरान इन केबल्स को लेकर सब धमकी दे रहा है, हालांकि भारत कह रहा है कि रूट डाइवर्ट हो सकता है। पहला जवाब तो यही दीजिए कि क्या वाकई दुनिया विषम परिस्थिति में खड़ी है, क्या है विकल्प सर? देखिए, विषम परिस्थिति में केबल तो एक पार्ट है, जो तेल है वो दूसरा पार्ट है, और जो वहां से 30% फर्टिलाइजर्स का व्यापार होता है वो तीसरा पार्ट है। और जो वहां से हीलियम गैस, इसके बारे में तो ज्यादा जिक्र नहीं किया जा रहा है, 30% हीलियम गैस का भी वहीं से व्यापार होता है, और हीलियम गैस इस्तेमाल होती है मेडिकल इक्विपमेंट में। एमआरआई वगैरह जो है बंद हो जाएंगे अगर वो नहीं मिली। और ये जो आपने ऑप्टिकल फाइबर वाली बात बताई, ये तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, ये जो गुजरती है रेड सी से भी, और रेड सी में भी किसका कब्जा बताते हैं? हुतियों का। और हुती कौन है? हुती भी ईरान के एक प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। यानी कि रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उनमें अगर ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स है, अगर उनको डिस्टर्ब किया जाता है या काटा जाता है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस किस्म की धमकी ईरान देगा। अब तो ईरान ने बाकायदा धमकी दी है कि वो इन्हें काट देगा। अब तक ईरान ने जो जो कहा है वो किया है, अब हमको दिखाई दे रहा है उसने जो जो कहा था। इसका मतलब कि ये धमकी हवा में नहीं है, ये रियल धमकी है। और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया के पास यद्यपि ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, लेकिन जैसे ही आप एक रूट से दूसरे रूट पे शिफ्ट करते हैं तो दूसरे रूट के ऊपर लोड बढ़ जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। यानी कि आज अगर हम उस इंटरनेट डेटा को यूज करके तुरंत उसका आंसर मिलता है, उस आंसर के लिए हमें कई सेकंड तक या कई मिनटों तक वेट करना पड़ेगा। और ये एक आदमी के साथ नहीं, ये पूरी मानवता के साथ होगा। तो आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी दुर्दशा इससे होने वाली है। इस समय अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो ये है कि तुरंत युद्ध को खत्म कराया जाए, डायलॉग को रखा जाए। और मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ, बेशक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान इस समझौते को नहीं करा सकता, लेकिन पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, इन सब में क्रेडिबिलिटी की कमी है। बाकी इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया है, क्या भारत खुद होके स्यू उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता? क्योंकि भारत के ज्वाइन होते ही क्रेडिबिलिटी पूरी हो जाएगी। इसकी स्वीकार्यता ईरान में भी है, इजराइल में भी है, और कुछ हद तक अमेरिका में भी है। तो इस क्रेडिबिलिटी के पॉइंट को ऐड होने के बाद मुझे लगता है कि समझौता या पीस डील जल्दी हो सकेगा, मुकम्मल हो सकेगा। भारत को ये एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो हमारा नारा है वासुदेव कुटुंबकम, उसके अंतर्गत लेना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है, बने रहिए सर। अरविंद सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहां पर बात की जाए तो अब जो धमकियां दी जा रही है वो सच में यहां पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए, देखिए, ईरान ने जो धमकी दी वो किया, अमेरिका ने जो धमकी दी वो भी किया। कल आपने सुना होगा ट्रंप को ईरान का तेल भाई बहुत पसंद है, या अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं। लेकिन आपने जो आज का हमारे जो चर्चा, आज जो विशेष हम पेशकश कर रहे हैं, बात की जाए इंटरनेट क्या ठप होगा, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ईरान की धमकी सच में तब्दील हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए शस्त्री, डिपेंड करता है कि किस हद तक ये लड़ाई आगे बढ़ती है। बिल्कुल। अगर लड़ाई बहुत ज्यादा फैल जाती है तो ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो कुछ देखा नहीं जाता है। फिर उसके बाद में खाली ये देखा जाता है कि दुश्मन को कैसे ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाए और बाकी दुनिया को भी कैसे परेशान किया जाए, ताकि उस लड़ाई को वो रोक सके। अभी देखिए, भारत की दोस्ती के खिलाफ अमेरिका ने 2 बड़े काम किए थे। एक तो जो ईरानियन जहाज जो हिंद महासागर से जब लौट रहा था हमारे साथ सैनिक अभ्यास के बाद में, तो उसको अमेरिका ने समुद्र में डुबो दिया, काफी सोल्जर्स मारे गए। उसके अलावा जो वहां से जो राहत सामग्री लेकर जो यहाँ से भारत से जो जाने वाला था ईरानियन विमान, उसको भी अमेरिका ने गिरा के मार गिराया। तो ये सब चीजें हैं जो ये बताती है कि अमेरिका कुल मिला के भारत की तटस्थता या ईरान को किसी भी तरीके से अगर भारत मदद करता है तो वो डेफिनेटली कोई स्टेटमेंट तो नहीं देगा, पर संदेश ये साफ साफ दे रहा है
कि हम इसके खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे, और अमेरिका ने वो लिया। तो भारत के लोग ऐसा नहीं है कि जो साउथ ब्लॉक में बैठने वाले लोग वो समझ नहीं रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ भी वो समझ रहे हैं कि अमेरिका किस हद तक बिना नकेल वाला सांड बनता जा रहा है। बिल्कुल। और भारत बिल्कुल ये जानता है कि ऐसा बिल्कुल भारत के हित में नहीं है, भारत के लॉन्ग टर्म वाले हित में नहीं है। केबल कट सकती है, तमाम चीजें हो सकती है। उसके अलावा जो गैस है, जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, या वहां पे जो जितने भी जो प्लांट्स हैं वगैरह, उन पे बम्बार्डमेंट हो सकती है। वहां पे पानी वगैरह पे, और वो जो सारी जो बेसिक जो एमिनिटीज वाली जो चीजें हैं उन पे बम्बार्डमेंट हो सकता है। और ईरान की पूरी लाइफ को ठप किया जा सकता है। और ऐसे में ईरान रिटेलिएट करेगा, वो पूरे के पूरे खासकर वेस्ट एशियन जितने भी जो ऑयल प्लांट्स हैं या वो है, उन पे बम्बार्डमेंट करके पूरा ही ऑयल सप्लाई ठप कर सकता है। अभी हॉर्मुज को ब्लॉक करने से इतनी दिक्कत हो गई है, तो सोचिए कि अगर रेड सी को अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुतीज की मदद से, जो उनमें पूरी कैपेसिटी है, कोई डर ही नहीं है, तो बिल्कुल। सोचिए कि हालत किस हद तक मतलब चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। पर हाँ, बिल्कुल। संभावनाएं हैं। पर अभी फिलहाल ये दूर की कौड़ी होगी, अगर लड़ाई नहीं फैलती है तो शायद ये नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका शायद अपनी टांग जलाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ईरान पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। जी सृष्टि जी। बिल्कुल अरविंद सर, देखिए अमेरिका को जो सबक सिखाने का काम ईरान ने वाकई किया है, और हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र देश ऐसा ईरान जो पहले तो अटैक करके ट्रंप साहब को यही लगा कि हमने आयतुल्लाह अली खामेनी का खात्मा कर दिया तो ईरान घुटनों पर आएगा, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। बर्बाद हो रहा है ईरान, तबाह हो रहा है, जल रहा है, उसके बावजूद भी अडिग है। M.K. अग्रवाल सर, आपके पास आते हुए सर, अगर बात की जाए, देखिए रूट डायवर्शन का जो विकल्प है वो तो है, लेकिन कितना दबाव इससे बढ़ेगा, और खास तौर पर मैं अपने देश की बात करना चाहूंगी, अगर बात की जाए हमारे देश भारत पर इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा, आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। शशि, देखिए जिस प्रकार का आज का वैश्विक वातावरण बनता चला जा रहा है, बिल्कुल। उसको अगर हम देखते हैं तो ईरान तो एक, जिसको कहते हैं ना कि वो एक नॉनसेंस सिचुएशन क्रिएट करके अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम उसको अगर लेते हैं इजराइल को, तो इजराइल एक लिमिटेड दायरे में अपना काम कर रहा है। अब जो बड़ा मुखिया बन करके यूएस आया, यूएस ने उसकी जो अपनी रणनीति थी, उसके जो प्रोजेक्शंस थे, मुझे लगता है बुरी तरह से वो फ्लॉप कर गए। उन्होंने, जबकि ईरान ने कहा था कि अगर आप करेंगे तो हम आपके जितने भी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, हम उनको तबाह करेंगे। अभी वो यूरोप की तरफ नहीं बढ़ा, इशारा जरूर बीच में किया था ईरान ने, यानी कि डैमेज करने में वो सफल रहा है, और बुरी तरह से उसने डैमेज किया है मिडिल ईस्ट को, और अपने इर्द गिर्द के वातावरण को डैमेज किया है। अब ये जो डैमेज है, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि तेल का क्या होगा, गैस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ठीक है, वो तो दुनिया को दिखने लगा है कि, और अमेरिका भी इस हीट को महसूस कर रहा है, यूरोप भी महसूस कर रहा है, और सब महसूस कर रहे हैं। बढ़े हुए दाम का फायदा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं उठा पा रहा है। जिस प्रकार का इन्फ्लेशन है, मुझे लगता है यूएस इकोनॉमी वैसे ही खतरे में थी, गड़बड़ चल रही थी, यूएस इकोनॉमी और गड़बड़ा जाएगी इस युद्ध के दौरान। अब प्रश्न ये उठता है दुनिया का क्या होगा। आप दुनिया को देखिए तो ग्लोबल साउथ की चिंता तो आज के दिन किसी को है नहीं, हर कोई अपनी बचाने में लगा हुआ है। Exactly. गरीब की कोई चिंता नहीं है, किसी भी मल्टीलेटरल एजेंसी को चिंता नहीं है। लेकिन जो इंटरनेट की चर्चा आ रही है कि इंटरनेट केबल को अगर डैमेज करते हैं, और ईरान कर भी सकता है, अगर उसको ज्यादा लगा तो वो कर भी सकता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये सिचुएशन फोर्सी क्यों नहीं की गई, इस प्रकार की सिचुएशन क्यों नहीं समझी गई। जो दुनिया के अपने को लंबरदार मानते हैं, आज वो पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये दो चीजें दिख रही हैं। आप देखिए पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का टूरिज्म करीब करीब खत्म है, और बिल्कुल। वहां का जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर जो भी था वो खत्म है, और इसका दुष्प्रभाव दुनिया के अन्य राष्ट्रों पर पहुंच रहा है। अब पाकिस्तान जबरदस्ती का मुखिया बन रहा है, अपनी इकोनॉमी अपनी उसको संभाल नहीं पा रहा है। टर्की है, अपना सोना बेच रहा है, उस तरह काम चला रहा है। मतलब आज आप देखिए घर फूक तमाशा देखने की होड़ लगी हुई है। वो चाहे ट्रम्प साहब हो, तो ईरान हो, तो टर्की हो, पाकिस्तान हो, या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो, हर कोई घर फूक तमाशा, यानी कि जिसका विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी हो,
ऐसे में आर्थिक चिंतन किसके पास बचा है सृष्टि जी? समस्या यही है कि जो अपने को लंबा, जितनी मल्टीलेटरल एजेंसीज थी, आज सब के सब कोने में दुबकी पड़ी है। जैसे कोरोना काल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोने में दुबका पड़ा था, तो दुनिया पूरी तरह से अनिश्चितता के भंवर जाल में सर, मैं फंसता जा रहा अनुरोध है। करूंगी आप तीनों से प्लीज बने रहिए। किया है, सवाल पूछा है हमने और दर्शकों को फटाफट से बताएंगे कि आखिर सर्वे में कैसा रिएक्शन आया। दर्शकों, अगर बात की जाए सर्वे में सबसे पहला सवाल हमने पूछा, अगर युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? देखिए, हमने पहला सवाल ये सर्वे में किया कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी अगर युद्ध में जिस तरीके से स्थितियां हैं वो होती हैं तो। ऑप्शन ए यहां पर बता दें आपको, ये हमने प्रश्न पूछा, अगर युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? ये सवाल पर जो जवाब दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। बात की जाए ऑप्शन ए, जहां निजी यात्रा में कटौती आएगी, 3% लोगों ने माना। बुनियादी चीजों का महंगा होना, 43% लोगों ने माना, यानी 43। और बिजली के बिल और सिलेंडर की कीमतें 22% लोगों ने माना। और निवेश में होने वाला बड़ा नुकसान 32%। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये जो आंकड़े हैं 43 और 32, ये बता रहे हैं कि लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। ये सर्वे में हमने सवाल पूछा था जो हमने आपको दर्शकों को समझाया है। कर्नल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कर्नल सर, बात की जाए, देखिए संभावनाएं तो बहुत अधिक है। संभावना तो ये भी है कि ईरान पर हो सकता है अमेरिका सबसे ज्यादा खार्ग द्वीप के ओर कूच करके तुरंत अटैक कर ले, तुरंत कब्जा कर ले। संभावनाएं तो बहुत है सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में यह तब्दील होगा या ट्रंप साहब पीछे हटेंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बहुत कुछ वास्तविकता में तब्दील होगा नहीं, हो चुका है। हाँ। आप ये बताइए कि ईरान के उस नेचुरल गैस भंडार के ऊपर हमला किया गया जो 13 साल तक पूरी दुनिया को गैस सप्लाई कर सकता था। ऐसे ही सऊदी अरेबिया की उस ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में एक है। ऐसे ही मिडिल ईस्ट के सभी कंट्रीज की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया गया, एनर्जी ठिकानों पर हमला किया गया। अब अगर मान लीजिए कि अगर खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला हो या ऑक्यूपेशन हो या किसी तरह से उन पाइपलाइन को नष्ट कर दिया जाए तो ईरान का 90% तेल वो भी वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। अब अगर $10 कच्चे तेल का पर बैरल बढ़ता है तो उसका करीब करीब इफेक्ट तेल की कीमतों पर, यानी कि पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है अंदाजन। और कितना था पहले, युद्ध से पहले 70 था, आज हो चुका है 116 या उससे भी ज्यादा। अब कुल मिला के सवाल ये उठा कि जब आपने एनर्जी सोर्सेज नष्ट कर दिए तो ये आज की तो समस्या है ही, भविष्य की भी समस्या है। यानी कि आपने भविष्य को भी काफी हद तक नष्ट कर दिया। जो नुकसान हुआ है वो उसमें कई दशक लगेंगे उसे पूरा करने में। तो ये न केवल आज का नुकसान है, ये भविष्य का भी नुकसान है और इसका एक बड़ा अमाउंट ऑलरेडी हो चुका है। ये जो एनर्जी के सोर्सेज खत्म हुए, ये तो खत्म हो चुके हैं ना जी। अब जो कतर का LNG प्लांट है, जो जिससे सबसे ज्यादा नेचुरल गैस LNG निकलती थी, वो बंद हो गया। कब से बंद पड़ा है? 1 महीने से बंद पड़ा है। आगे भी पता नहीं, उन्होंने कहा है कि 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। तो जिन्होंने एनर्जी के सोर्सेज को खत्म कर दिया, उन्होंने हमारा आज तो अंधकार में किया ही, हमारा भविष्य भी सर अंधकार में कर दिया। प्लीज बने रहिए। एक और सर्वे में हमने सवाल पूछा है, वो भी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी। हमने सवाल पूछा, अगर युद्ध के कारण देश का इंटरनेट हफ्तों के लिए बंद हो जाए तो आपको किस काम में सबसे ज्यादा मुश्किल आ जाएगी? ऑप्शन ए, बैंकिंग और UPI ट्रांजैक्शन करने में 40% लोगों ने माना, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑप्शन बी, वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस के ऑनलाइन काम में 17% लोगों ने माना, ये गड़बड़ियां हो सकती है। सोशल मीडिया संपर्क टूटने की वजह से 10% लोगों ने माना। और ऑप्शन डी यानी लास्ट ऑप्शन, ऑनलाइन पढ़ाई और जरूरी सेवाओं में 33%। तो ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिस तरीके से ये तमाम स्थितियां जो है वो सामने आ रही है। अरविंद सर, आपसे मैं दूसरा सवाल लेना चाहूंगी। देखिए सर, बात की जाए यहाँ पर ईरान पर कब्जा करने की जो तैयारी थी ट्रंप की, 70% पूरी हो चुकी है। 30% ये है कि ईरान के पास जितनी सैन्य कैपेबिलिटी है वो अटैक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन ऐसे में क्या आप मानते हैं कि अगर इंटरनेट पर बात आ जाए तो तमाम देशों को मध्यस्थता करानी होगी? व्हाट डू यू थिंक सर? तमाम देश मध्यस्थता कराना चाहते हैं, पर वो किससे बात करेंगे? क्योंकि मध्यस्थता वह व्यक्ति कर सकता है जो एश्योरेंस दे
हाँ। कि देखिए मैं आपका मध्यस्थ हूं और दोनों लोग आपकी बात मानेंगे। राइट। पर अगर अमेरिका आपकी बात ही नहीं मान रहा है तो आप कहाँ से मध्यस्थ बनेंगे? और वैसे ही ईरान को आप क्यों जबरदस्ती करेंगे? और ईरान में जब ऊपर से जब बम के गोले बरस रहे हैं और उसको पता है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है उसी ही खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो कुछ भी कर सकता है ईरान। वह ठीक अपने है। सर्वाइवल के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वो एटम बम होता है तो एटम बम भी फोड़ सकता है, और जैसे कि डर्टी बम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत वह माफी ईरान के के साथ, पास है तो बहुत वह भी माफी कर के सकता साथ अरविंद सर, मैं आपको बीच में ही रोक रही हूँ। कर्नल सर, अरविंद सर और एम के अग्रवाल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। तो चलिए अब अगला सवाल हमारा सर्वे का, युद्ध लंबा खींचने पर बाजारों में सामान की कमी हो सकती है, आप किन वस्तुओं का स्टॉक करना सबसे जरूरी समझेंगे? देखिए दर्शकों ने क्या रिप्लाई दिया है। ऑप्शन ए जरूरी दवाइयां और फर्स्ट एड किट, 17% लोगों ने माना। ऑप्शन बी दाल चावल आटा और पीने का पानी, 53% लोगों ने माना। ऑप्शन सी नकदी क्योंकि डिजिटल पेमेंट बंद हो सकता है, केवल 10% लोगों ने माना। ऑप्शन डी यानी लास्ट पेट्रोल या डीजल और पावर बैंक जैसी चीजें 20% लोगों ने माना। एक और सर्वे में सवाल, वो भी आपको बताते हैं। युद्ध की स्थिति में अर्थव्यवस्था या सुस्त होने पर आप अपने करियर को लेकर क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए नौकरी जाने का डर, 31% लोगों ने माना। ऑप्शन बी कंपनी के ठप होने का डर, 10% लोगों ने माना। ऑप्शन सी सैलरी में कटौती या इंक्रीमेंट रुक जाएगा, 37% लोगों ने माना। ऑप्शन डी यानी लास्ट सरकारी नौकरियों या सुरक्षित क्षेत्रों में जाने का विचार, 22% लोगों ने माना। इसके साथ एक और सवाल, युद्ध की खबरों और भविष्य की अनिश्चितता का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए हर वक्त डर और तनाव महसूस होगा, 14% लोगों ने माना। फेक न्यूज की वजह से घबराहट बढ़ना, 15% लोगों ने माना। ऑप्शन सी परिवार और बच्चों की चिंता, 40% लोगों ने माना। और ऑप्शन डी स्थिति सामान्य होने का इंतजार, 31% लोगों ने माना। सबसे ज्यादा डर है कि परिवार का क्या होगा। तो देखिए ये तमाम सर्वे में सवाल जो हमने पूछे वो भी मैंने आपसे यहाँ पर साझा किया, और यहाँ डिफेंस एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार, अर्थशास्त्री ने क्या कहा ये भी हमने आपको चर्चा में बताया।